हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज के इस वीडियो में हम ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी का प्रैक्टिस सेट 20 कवर करने वाले हैं। इससे पहले 19 प्रैक्टिस सेट हम कवर कर चुके हैं और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो तुरंत के तुरंत प्लेलिस्ट में चले जाओ और वहां से आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, सीपीओ, एमटीएस, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, आपको अगर अपनी वोकेबलरी अच्छी करनी है तो आप इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। आज के इस सेशन में 10 से 15 मिनट का सेशन होगा, बट इस छोटे से सेशन में हम करीब 40 वर्ड सीखेंगे। पूरा वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सभी वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्रेटिफाई एन इमोरल एंड डिसटेस्टफुल डिजायर। देखो, ग्रेटिफाई का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, है ना, मतलब उसको पूरा करना, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिफाई करना। अनैतिक, डिसटेस्टफुल, है ना, इमोरल यानी कि अनैतिक और डिसटेस्टफुल डिजायर मतलब कोई ऐसी चीज जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जो अगर आप ऐसा सेटिस्फाई करने जा रहे हैं किसी की इच्छा को, किसी की विश को पूरा करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इमोरल है, डिसटेस्टफुल है। 4 वर्ड है आपके पास, डिप्रेस करना, फ्रस्ट्रेट करना, पांडा करना और ऑफेंड करना। देखो, सही ऑप्शन हो पाएगा हमारा पेंडा, ठीक है ना, सही ऑप्शन हो पाएगा पेंडा। पेंडा का मतलब होता है किसी के विश को पूरा करना, स्पेशली इफ यू नो दैट द विश इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। जो विश है वो पूरी तरह से क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। अगर आप इस तरह का कुछ कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड पेंडा। पेंडर के साथ आप प्रीपोजिशन टू का यूज कर सकते हो। बाकी जो वर्ड है जैसे ऑफेंड है, अपसेट करना, फ्रस्ट्रेट है किसी को एनॉय करना मतलब बहुत परेशान कर देना, और डिप्रेस है किसी की उम्मीदों को खत्म कर देना, है ना, उसके अंदर जो भी एनर्जी है, होप है, उन सभी चीजों को खत्म करना। बाकी तीनों वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड थे। जो बढ़िया और सबसे अच्छा वर्ड था आई थिंक आज का पेंडा, पहला वर्ड। अगला वर्ड है, जो क्वेश्चन है, ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट। मतलब किसी इम्पैक्ट की वजह से, किसी वजह से वो बहुत छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाता है, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? 4 ऑप्शन है आपके पास, कॉन्जुगेट, एंटवाइन, जक्सटापोज, डिसइंटीग्रेट। देखो, इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है ना एक जगह लेना। इंटीग्रेशन आप मैथ्स में पढ़ते हो तो इंटीग्रेट का मतलब होता है एक जगह लेना, तो डिसइंटीग्रेट सही ऑप्शन हो पाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिसइंटीग्रेट। क्लियर? डिसइंटीग्रेट का मतलब उसको दूर करना, बहुत छोटी छोटी चीजों में तोड़ देना। जक्सटापोज का मतलब होता है चीजों को पास लाकर रख देना, है ना, टू पुट थिंग्स टुगेदर। एक पास, बहुत पास पास रखना ताकि आप उनमें कोई रिलेशन दिखा पाओ, कोई कंट्रास्ट दिखा पाओ, तो उसको आप बोलते हो जक्सटापोज। एंटवाइन जो वर्ड लिखा हुआ है बहुत ही खूबसूरत वर्ड है, आज का तीसरा खूबसूरत वर्ड। ये पेंडा, जक्सटापोज और एक और अच्छा वर्ड मिला आपके पास, एंटवाइन। एंटवाइन क्या होता है? एंटवाइन होता है टू ट्विस्ट और वाइंड समथिंग, मतलब कोई चीज को मोड़ के रख देना। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में बहुत सारी वाइन्स जो होती है ना, लताएं जो होती है, वाइन्स बोलते हो आप, लताएं जो होती है, कैसे वो मुड़ी हुई होती है, तो वो एंटवाइन होती है, एक दूसरे से बिल्कुल उलझी हुई होती है, तो दैट इज कॉल्ड एंटवाइन। ठीक है, 2 रस्सियों को आप देखो कैसे मोड़ कर, आप ट्विस्ट करके एकदम मोड़ देते हो और उसको आप एंटवाइन बोल सकते हो। फिर हमारे पास है कॉन्जुगेट। ये थोड़ा सा ग्रामर का टर्म है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जब आप किसी वर्ब की फॉर्म बताते हो ना, तो आप उस समय वर्ब को कॉन्जुगेट करते हो। बी फॉर्म है, फिर इज एम आ रहा है, वॉज आ रहा है, बीन है, बीइंग है, इस तरह की फॉर्म बताना, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट करना। किसी वर्ब की डिफरेंट फॉर्म को डिफरेंट टेंस, डिफरेंट मूड के तौर पे बताना। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन था वो डिसइंटीग्रेट था। हमारा तीसरा वर्ड है, तीसरा क्वेश्चन है, क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेक्स्ट, स्पेशली रिलीजियस टेक्स्ट। देखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नहीं लिख रखा है उस चीज को जगह बचाने के लिए। एक्चुअली ये जो इंटरप्रिटेशन है, जो ये एक्सप्लेनेशन है, जो आप ये बता रहे हो, ये एक रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑब्लिवियन, नेविएट, नासेंस और एक्सीजेसिस। तो जो सही ऑप्शन है ना वो ये वाला है, EXEGESIS, एक्सीजेस। क्लियर? ये आपका सही ऑप्शन है, एक्सीजेस। बाकी जो 3 ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। ऑब्लिवियन का मतलब होता है व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, मतलब आपके आसपास क्या चल रहा है वो सिचुएशन बोली जाती है ऑब्लिवियन। बिल्कुल अनजान, है ना, मतलब आप पूरी तरह से अनजान हो आपके आसपास क्या हो रहा है, तो उसको आप बोलते हो ऑब्लिवियन। नेविएट क्या होता है? देखो, एक वर्ड होता है नेव। नेव का मतलब होता है बहुत सीधा साधा, उसको जजमेंट बिल्कुल नहीं है, लैक ऑफ जजमेंट आप कह सकते हो, विजडम नहीं है, उसको पता नहीं है, दूसरों पे विश्वास जल्दी करता है, नेव बोलते हो आप उसको। उसी से बनने वाला वर्ड है नेविएट। और फिर एक वर्ड है नासेंस। तो देखो, इसके लिए भी एक अच्छा सा वर्ड है नासेंट, बहुत खूबसूरत वर्ड है नासेंट। ये जितने भी वर्ड है बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड है अभी तक।
नासेंट का मतलब होता है कि बस अभी वो एग्जिस्ट कर रहा हो, अभी वो पनप रहा हो बिल्कुल। जैसे आप अपने अंदर एक एबिलिटी ले रहे हो, मान लो कि आप अपने अंदर कोई क्वालिटी ले रहे हो, एक नई क्वालिटी ले रहे हो, जैसे कि झूठ बोलना हो गया, या फिर आप जो है मजाक करना एक नई क्वालिटी लेकर आ रहे हो, या फिर कोई भी नई क्वालिटी, तो आप बोलोगे कि ये मेरी नासेंट क्वालिटी है। नासेंट क्वालिटी का मतलब वो अभी बस बिगिनिंग है उसका, एकदम एग्जिस्ट करना शुरू किया उसने, अभी बस आया है मेरे अंदर, तो आप उसको बोलते हो नासेंट। उसी से बनने वाला वर्ड है नासेंस, है ना, नाउन फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, सही ऑप्शन था हमारा एक्सीजेसिस। एक्सीजेसिस का मतलब क्या होता है, किसी रिलीजियस टेक्स्ट को, जैसे बाइबल है, कुरान है, वहां से कोई उठाकर बात को और उसको आप एक्सप्लेन करते हो ना, तो उसी वर्ड के लिए आप यूज करते हो एक्सीजेसिस। अगला वर्ड है हमारे पास डिस्ट्रक्शन और स्लॉटर। मतलब डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, स्लॉटर मतलब एक तरह से मारना भारी संख्या में, ऑन मास स्केल। तो इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? देखो ये वर्ड काफी कॉमन है। देखो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये बहुत खूबसूरत वर्ड है, क्योंकि लगभग काफी कॉमन वर्ड है। एनश्राइन है, ओपुलेंट है, सेनोटैप है और होलोकास्ट है, ये आपको काफी मिल जाएंगे। ये जो होलोकास्ट है ना, यही आपका सही ऑप्शन है। होलोकास्ट का मतलब होता है स्पेशली युद्ध में भारी संख्या में लोगों को, मतलब जो मर जाते हैं लोग, उसको बोल सकते हो, या फिर आग की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ हो, तो वो होता है होलोकास्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा होलोकास्ट। सेनोटैप क्या होता है? सेनोटैप होता है कि जब किसी सोल्जर का मोन्यूमेंट जो है ना, उसको बना दिया जाए, टूम जो होता है, मकबरा या कब्र जिसको कह लो, वो बनाया जाए कहीं और उसके जो रिमेन्स है, जो अवशेष है, वो कहीं ले जाके और दफना दिया जाए, तो आप उसको बोलते हो सेनोटैप। उस स्मारक को बोलते हो, उस मोन्यूमेंट को बोलते हो सेनोटैप। यानी कि किसी व्यक्ति का जो सेनोटैप है, वो उसका वो मोन्यूमेंट होता है जिसमें रिमेन्स नहीं होते, केवल उसकी स्मारक बना दी जाती है, उसकी टूम को बना दी जाती है, बाकी रिमेन्स कहीं और दफनाए जाते हैं, स्पेशली सोल्जर के लिए यूज किया जाता है, तो उसको आप सेनोटैप बोलते हो। ओपिलेंट का मतलब होता है बहुत ही समृद्धशाली, बहुत ही एक्सपेंसिव। ओपिलेंट गिफ्ट्स हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव है ओपिलेंट। क्लियर? बहुत ही एक्सट्रीमली रिच के लिए यूज करोगे, ओपिलेंट एडजेक्टिव है। और एनश्राइन, देखो श्राइन का मतलब होता है बहुत ही पवित्र स्थान, श्राइन, ठीक है ना। नाउन फॉर्म में अगर यूज करोगे श्राइन को, तो कोई बहुत ही होली और सेक्रेड प्लेस है, तो आप उसको यूज कर सकते हो श्राइन के तौर पे। बट यहाँ पे लिखा हुआ है इनश्राइन। इनश्राइन का मतलब होता है किसी लॉ को, किसी राइट्स को, किसी नियम को बहुत ही पवित्र बना देना, यानी कि उसको कहीं नियम कानून की किताबों में लाके रख देना, तो दैट इज कॉल्ड इनश्राइन करना। किसी लॉ को, किसी नियम को, किसी कानून को, किसी राइट्स को, किसी अधिकार को एक नियम कानून के पन्नों पे लाके रख देना, तो दैट इज कॉल्ड इनश्राइन करना, पवित्र बना देना। सही ऑप्शन होलोकॉस्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है मेकिंग अ लाउड और कंफ्यूज नॉइज, मतलब बहुत शोरगुल करना किसी बात के लिए। देखो जो ऑप्शन है हमारे पास रेटिसेंट है, लैकोनिक है, क्लैमरस है और बैशफुल है। तो सही ऑप्शन तो क्लैमरस है, ठीक है। CLAMOROUS, ध्यान रखना, क्लैमर बनाओगे तो बनेगा CLAMOUR, क्लैमर, और इसे एडजेक्टिव बनाओगे तो बन जाएगा क्लैमरस। क्लैमरस क्या होता है? जब आप बहुत शोरगुल के साथ डिमांड करते हो, जैसे पार्लियामेंट में आप देखते हो ना किस तरह का पेंडेमोनियम होता है, वहां पे अप्रोर होता है, तो वहां पे लोग अपनी सीट पे जो है थपकी बजा बजा के बोल रहे होते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं, उस चीज को आप बोलते हो क्लैमर। उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है क्लैमरस, ठीक है। बैशफुल का मतलब होता है थोड़ा शर्मिंदगी आपके अंदर, आप शाई नेचर के हो तो बैशफुल है। इवन आप कह सकते हो कि बैशफुल और रेटिसेंट काफी हद तक सिनोनिम है, क्योंकि रेटिसेंट जो वर्ड है, इसका भी मतलब होता है काफी शांत रहने वाला, काफी चुप रहने वाला, बहुत ही रेटिसेंट है, मतलब आप उसको बोल सकते हो कि वो अपने इन मामलों को लेकर बहुत रेटिसेंट है ना, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे। और लैकोनिक जो वर्ड है, लैकोनिक, ये होता है कि बहुत ही कम शब्दों में जवाब देना। मैंने इतनी सारी बातें बोली आपसे सर, और आपने सर सिर्फ लैकोनिक मैनर में उसका जवाब दे दिया, तो बहुत ही कम शब्दों में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, लैकोनिक बता दिया, तो बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में, बहुत ही कंसाइज वे में। ट्रांसफिक्स करना या फिर पीएस करना विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट। पीएस का मतलब क्या होता है? चुभोना एक तरह से। ट्रांसफिक्स भी होता है भेदना, चुभोना। तो एक शार्प, जिसे निडल होती है, निडल है ना, सुई, सिरिंज, तो उससे आप जब किसी को पीएस करते हो ना, पीएस, तो आप उसको चुभो रहे हो, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? ऑप्शन है इंपेल, एजिस, रैम्पर्ट और बुलवाक। तो सही ऑप्शन हो पाएगा इंपेल, ठीक है, IMPALE, ये सही ऑप्शन होगा। बाकी देखो अब एक और बढ़िया वर्ड मिला आपके पास, एजिस। एजिस होता है किसी के मतलब जैसे आप कह सकते हो कि संरक्षण में, किसी के सपोर्ट में आप कोई काम करते हो, तो आप बोलते हो अंडर द एजिस ऑफ, अंडर द एजिस ऑफ, तो किसी के सपोर्ट में, किसी के संरक्षण में, इसको यूज करोगे कई बार, आपको ये मिलेगा अंडर द एजिस ऑफ। इवन भरने के लिए भी आ सकता है, फिलअप के लिए आपको आ सकता है। रैम्पार्ट भी एक अच्छा वर्ड है। रैम्पार्ट क्या होता है? रैम्पार्ट होता है, आप देखते हो कि किले के चारों तरफ एक खूब ऊंची दीवार बनी होती है, उस पर रास्ता भी बना होता है, वो दीवार बनी होती है उस किले की, कैसल की
रक्षा के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, तो उसको आप रैम्पार्ट बोलते हो। जो किले के चारों ओर एक खूब ऊंची हाई वॉल जो बिल्ड की गई होती है उसको आप रैम्पार्ट बोलोगे। बुलवार्क क्या है? ये लगभग दोनों एक ही वर्ड है, रैम्पार्ट और बुलवार्क इवन कह सकते हो, सिनोनिम्स भी है। बुलवार्क क्या है? कोई भी थिंग है, कोई भी पर्सन है, कुछ भी जो आपको बचाए, जो आपको प्रोटेक्ट करे, तो वो बुलवार्क है। ठीक है। रैम्पार्ट थोड़ा बहुत लिटरल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा शाब्दिक अर्थ लेना पड़ेगा रैम्पार्ट के लिए। ठीक है, कि मतलब वो दीवार ही आप यूज करो तभी ज्यादा बेहतर है। बुलवार्क के लिए आप किसी चीज को भी बोल सकते हो कि ये जो मेरी बोलने की कला है यही मेरे लिए बुलवार्क का काम करती है। जब भी मैं किसी के सामने होता हूं तो ये मुझे बचा लेती है किसी भी चीजों से, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, बुलवार्क को। क्लियर? सही ऑप्शन आपका इम्पेल था। मेक समबडी लेस एंग्री और होस्टाइल, किसी को थोड़ा कम नाराज करना, है ना, वो ज्यादा गुस्सा नहीं हो रहा है। ऑप्शन आपके पास सलेन, शेफ, प्लेकेट और ऑफेंड। तो देखो, जब भी किसी को कम नाराज करते हो, शांत करते हो, तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत ही ज्यादा ये पूछा गया आपके पेपर में, वो है आपका प्लेकेट, शांत करना। बाकी देख लो, सलेन का मतलब था बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा। ऑफेंड अभी बताया ही था, एडजेक्टिव की तरह यूज करोगे सलेन को। ठीक है। अब शेफ देखो क्या होता है। शेफ का मतलब होता है ना कि जैसे आपके हाथ में कुछ आप कोई धागा बांध दो तो उसकी वजह से रब होने की वजह से हाथ में जो घिसने लगता है ना, इसी को शेप बोलते हैं। ठीक है, कि रगड़ने की वजह से जो डैमेज होता है आपके शरीर में, आपके बॉडी में या कहीं पे भी, तो उसको आप शेप बोलते हो। क्लियर? ये भी आपके लिए एक नया वर्ड और अच्छा वर्ड हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्ट और इंप्रूव समबडी मोरली। जैसे मैं आपको इस समय क्या कर रहा हूँ, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, आपके माइंड को इंप्रूव कर रहा हूँ, आपको जितनी चीजें हो सकता हो बता सकता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको एक तरह से आपके दिमाग में आपके विचारों को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एडिफाई करना। सही ऑप्शन हो पाएगा एडिफाई करना। अब आपके पास ऑप्शन है हुडविंक, अल्यूड और बिगाइल। तीनों ही मेरे बहुत ही प्यारे वर्ड है, बहुत ही मतलब मैं इनको पसंद करता हूं, आप कह सकते हो। अल्यूड का मतलब होता है किसी को डायरेक्टली मेंशन नहीं करना किसी चीज के लिए। ठीक है, तो अल्यूड टू आप बोल सकते हो। एल्यूजन इससे नाउन फॉर्म बन जाएगा, AWSIU है। अल्यूड मतलब होता है किसी भी चीज का डायरेक्ट मेंशन नहीं करना, उसको इनडायरेक्टली वे में कहीं पे ले जाकर रिफर करना। ये कई बार फिलर्स में मैंने देखा हुआ है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है फिलर्स के तौर पे। बिगाइल और हुडविंक लगभग एक ही शब्द है, टू ट्रिक समबडी इनटू डूइंग समथिंग। तो बिगाइल और हुडविंक का मतलब होता है किसी को ट्रिक करना, किसी को झांसे में लेना, मतलब उसको किसी तरह से बहला फुसला के अपनी बात मनवाना, दैट इज कॉल्ड बिगाइल करना और हुडविंक करना। तो ये लगभग एक ही शब्द है, हुडविंक और बिगाइल। किसी को झांसे में लेना, उसको अपनी बात मनवाने के लिए कुछ बोल बाल के कुछ अपना काम नहीं करवा लेना, तो दैट इज कॉल्ड बिगाइल करना, हुडविंक करना। ठीक है। 9th वाला है कैरेक्टराइज बाय बिटरनेस, है ना, बहुत ही कड़वाहट के साथ, बहुत ही रिसेंटमेंट, नाराजगी के साथ, और बहुत ही मतलब फीलिंग ऑफ हेट्रेड आ रही हो, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? अमेटी, फिडिलिटी, पाइटी और रैंकरस। तो सही ऑप्शन तो रैंकरस है। इसमें भी ध्यान रखना OUS लगा है, कंफर्म है, सफिक्स के तौर पे किसी शब्द के OUS लग जाए एडजेक्टिव होगा। रैंकर वर्ड से बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना, RANCOUR। देखो जैसे क्लैमर था ऐसे ही रैंकर, है ना। यहाँ पे ये ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का खेल हो जाता है। अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज करोगे तो यू नहीं लगा होगा, सिर्फ क्लैमर, रैंकर, और बाकी अगर ब्रिटिश इंग्लिश कर रहे हो तो UR बोला जाएगा। रैंकर से बनता है रैंकरस। रैंकर का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ हेट्रेड, बिल्कुल एकदम अंदर से घृणा की भावना भरी हुई है, तो दैट इज कॉल्ड रैंकर। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा रैंकरस। और ये जो रिसेंटमेंट और बिटरनेस की बात की जा रही है, ये इसी वर्ड के लिए की जा रही है। समझ में आ रही है बात? चलो आगे देखो, अमेटी क्या होता है? अमेटी मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन के लिए आप यूज करते हो, किसी भी दो देश, दो ऑर्गेनाइजेशन, दो कंट्री के बीच अगर फ्रेंडली रिलेशन है तो आप उसके यूज करोगे अमेटी। फिडिलिटी होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग लॉयल, द फैक्ट ऑफ बीइंग लॉयल, फिडिलिटी, है ना, मतलब आप फिडिलिटी कह सकते हो कि जितना कोई लॉयल है तो उतनी उसकी अच्छी फिडिलिटी है। ये जो पाइटी वर्ड है ना, पाइटी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डीप, अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट है रिलीजियस चीजों को लेकर तो आप उसको बोलोगे पाइटी। द फैक्ट ऑफ हैविंग डीप रिलीजियस रिस्पेक्ट, है ना, मतलब बहुत ज्यादा आपको, आपके अंदर रिस्पेक्ट है किसी धार्मिक चीजों को लेकर, तो आप उसको पाइटी बोलोगे। इसी से बनने वाला वर्ड है पायस। ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे। क्लियर हो गया? तो सही ऑप्शन होगा रैंकरस। अगला है द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट, किसी एक्शन को, किसी इवेंट को डिस्करेज, उसको थोड़ा रोकने की, हतोत्साहित करने की कोशिश करना। देखो सही ऑप्शन होगा डिटरेंस, क्योंकि डीटर वर्ड से बना हुआ है और डीटर का मतलब ही होता है रोकना, हतोत्साहित करना, इसी से बना है डिटरेंस। स्पेलिंग करेक्शन में भी आ सकता है क्योंकि यहाँ डबल आर हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये डबल आर है, DETERRENCE है, तो डिटरेंस आपका सही ऑप्शन है। क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो एक्सिलरेट का मतलब होता है बहुत खुश हो जाना, बहुत प्रसन्नचित हो जाना, बहुत ज्यादा किसी वजह से, है ना, तो वो चीज आपको एक्सिलरेट करती है, वो आपकी तरह यूज करोगे।
और ये जो बॉय लिखा हुआ है ना BUOY, बट इसको बोलोगे कैसे? बॉय। बॉय का मतलब होता है, एक तो आप देखते होगे पानी में कोई चीज तैर रही होती है जहां वो ये साइन करती है कि ये डेंजर एरिया है और इधर आप आ सकते हो, तो उसको आप बॉय बोलते हो। बाकी किसी को बहुत ज्यादा खुश कर देना, ठीक है ना, तो बॉय होता है। अब एक और अच्छा वर्ड है आपके पास, स्पर, और कई बार आपने सुना भी होगा ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। स्पर का मतलब क्या होता है? MOMENT, ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट। तो पहले समझते हैं कि स्पर का मतलब क्या होता है। स्पर क्या होता है? घोड़े पे जब कोई घुड़सवार होता है तो उसकी जो पैर के नीचे जो उसने जूते पहन रहे होते हैं ना, उसमें एक कील होती है, वो स्पर होती है। वो घोड़े को और ज्यादा इंकरेज करती है कि और तेज भागे। मेरी कोई स्पीच, मेरी कोई बात आपको अगर बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है तो वो स्पर का काम करेगी। यानी कि स्पर नाउन और वर्ब दोनों तरह से है। स्पर का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको बहुत ज्यादा इंकरेज कर दे किसी काम को करने के लिए, बेटर होने के लिए, तो वो स्पर है। ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट का मतलब होता है बिना सोचे समझे। ये एक ऐसा डिसीजन था जो ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट लिया गया, तो मतलब बिना सोचे समझे लिया गया, उस पर कोई फैसला नहीं था, पहले से कोई डिसीजन नहीं था, दैट इज कॉल्ड स्पर। तो ये आज का सेशन था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ब्लैक बुक OWS प्रैक्टिस सेट 20 था, और आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल हो, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों बहुत बहुत सॉरी कि मैं CGL वालों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव लेवल के जो भी बच्चे हैं, फिर भी अपनी तरफ से मैं बेस्ट कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं उनको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम थोड़ा पास आएगा तो मैं और ज़्यादा जो क्लासेज है वो बढ़ा दूंगा। अभी क्या है कि थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है वो प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा पूरा टारगेट है कि मैं ब्लैक बुक की जो वन वर्ड के 30 सेट है वो मैं कवर कर दूं, फिर MB बुक के जितने इडियम्स, जितने वन वर्ड है वो कवर कर दूं। आपकी वोकेबलरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो जब एग्जाम आएगा तो उस टाइम पे प्रैक्टिस सेट में चालू कर दूंगा। आज के लिए इतना ही है, और आई होप कि आप मुझे समझ पाएंगे इस बात के लिए। नेक्स्ट सेशन में फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।